कार तेजी से दिल्ली की सड़कों से होती हुई भाग रही थी। ट्रैफिक और रूल्स जैसे इस कार और इसमें बैठे लोगों के लिए बने ही नहीं थे। शिवम हैरत में उस आदमी को देखता रहा। कई दफा पूछने पर भी कि ये सब क्या हो रहा है और क्या उसे किडनैप कर लिया गया है, उस आदमी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और शिवम ने भी अपनी कोशिशें बंद कर दी। अब वो सिर्फ इस सफर के खत्म होने का इंतजार कर रहा है और इस डर से जूझ रहा है कि क्या उसे वाकई में सर के पास ले जाया जा रहा है। क्या आज वो होगा जिससे वो पिछले 10 सालों से भागता आ रहा है। खैर, शिवम अपनी सोच को टटोल ही रहा था कि अचानक तेजी से कार के ब्रेक्स लगे और शिवम आगे की तरफ खिसक गया। खुद को संभालते हुए उसने देखा कि कार एक सुनसान सड़क पर आकर रुक गई और फौरन एक आदमी आगे से उतरकर शिवम की साइड आया और कार का दरवाजा खोल दिया। चौंकते हुए उसने उस आदमी की तरफ देखा और हजारों सवालों में से वो एक सवाल पूछने का मन बनाने लगा। इतने में वो आदमी बोल पड़ा, पहले ही कह चुका हूं मैं आपसे, आपको किडनैप या आपके साथ कुछ भी गलत करने की मैं सोच भी नहीं सकता। सर को ये कभी पसंद नहीं आएगा। इस वक्त आपको कोई टैक्सी नहीं मिलती और फिर वो नारंग के यहाँ की शादी ही क्यों ना हो। आप टैक्सी से उतरते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। बड़ी गाड़ी से उतरकर वहां एंट्री मारना आपको सूट करता है। अगर आप शाह खानदान की आखिरी उम्मीद है, डोंट वरी, होटल यहाँ से थोड़ी ही दूर है, कोई आपको हमारे साथ नहीं देखेगा। ये कहते हुए उसने एक महंगा सा सूट शिवम की तरफ किया और अपनी बात पूरी की। ये पहन के चाहिए, जो आपने पहना है वो आपके लायक नहीं। शिवम ने उस सूट की तरफ देखा और फिर उसकी तरफ और धीरे से गाड़ी से उतरते हुए कहा, ये सब नहीं चाहिए। अगर करना ही है मेरे लिए कुछ, तो आज के बाद फिर कभी मुझे मिलेगा नहीं और ना ही मुझे परेशान करे, वही काफी होगा। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एक आखिरी बार अपनी बात जरूर रखी शिवम के सामने। एक बार सर के इनविटेशन के बारे में गौर से सोच कर देखिएगा, मैं इसे आपका आखिरी जवाब नहीं मान रहा हूँ। शिवम ने बिना कुछ कहे दरवाजा बंद कर दिया और पलट कर खड़ा हो गया। कार तेजी से वहां से निकल गई और तब उसने अपनी जेब से निकालकर सिगरेट जलाई और सड़क की दूसरी तरफ मुड़कर चलने लगा। चलते हुए अतीत के गहरे राज उसकी आंखों के सामने नाचने लगे। सिगरेट के हर कश के साथ वो दर्द और वो जहन से कभी न मिटने वाली भयानक सच्चाई उसके अंदर घूम घूम कर धुएं के साथ बाहर निकल रही थी। एक कुटिल मुस्कान के साथ उसके मुंह से फिर निकल पड़ा, शाह खानदान। और वो सोच के समंदर में डुबकियां मारते हुए घुस गया। पूरी दुनिया में शाह खानदान का रुतबा गौर करने वाला है। नाम, शान, शौकत और दौलत की कोई कमी नहीं है उस परिवार में, जिसके मुखिया थे शिवम वर्धन शाह। गुजरात के सूरत शहर का एक छोटा सा व्यापारी जिसने दिल्ली आकर अपनी जड़ें जमाई और देखते ही देखते बिजनेस की दुनिया में राज करने लगा। और उनके घर जब उनका सबसे पहला पोता हुआ तो शोहरत की परंपरा को कायम रखने के लिए उस पोते का नाम रखा गया शिवम शाह। कहा जा सकता है कि शिवम उसी वैभव और इज्जत का हकदार बन सकता था। जन्म से ही उसकी किस्मत में एक बड़ा आदमी बनकर रुतबे से रहने की आंधी घूमनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि शिवम वर्धन के दूसरे बेटे भवेश, जो शिवम के पिता भी थे, उन्हें एक दूसरी औरत अंजलि की तरफ आकर्षण हो गया। और शिवम जब महज 14 साल का था तब भवेश ने एक साथ कई गलत फैसले ले डाले। अपने बड़े भाई भौतिक और छोटे भाई भूषण से वो शिवम वर्धन की सत्ता की राजगद्दी के लिए तो लड़ ही रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने शिवम की मां मृणाल को तलाक भी दे दिया और शादी करके अंजलि को घर ले आए। मृणाल को उस तलाक से ज्यादा दुख इस बात का था कि पूरी जिंदगी उसने भवेश का साथ दिया, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी रही। यही नहीं, जब बीच में बिजनेस को गहरा धक्का लगा था तब उस गरीबी और परेशानी के दिनों में भी उसने भवेश का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ा था। और उसी भवेश ने आज दिल्ली के एक दूसरे अमीर घराने की लड़की अंजलि के साथ उससे रिश्ता तोड़ लिया था। यूं तो मृणाल एक साधारण परिवार की लड़की थी, लेकिन इरादों की मजबूत और जिगर की एकदम पक्की थी। हारना और जिंदगी के उतार चढ़ाव से थककर उनके आगे झुक जाना जैसे उसने कभी सीखा ही नहीं था। और फिर आया वो दिन जब मृणाल ने भावेश के खिलाफ आवाज उठाई। भावेश एक दूसरी औरत के बस में अपने आवेश तक को खो चुका था। उस दिन उसने अपनी सारी हदें पार कर दी जब उसने मृणाल पर हाथ उठाया।
मृणाल की आवाज दबाने के लिए उसे शिवम वर्धन ने भारी रकम देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन स्वाभिमानी मृणाल ने बिना कुछ लिए अकेले घर छोड़ने का फैसला ले लिया, क्योंकि शिवम अपनी माँ से अलग नहीं होना चाहता था। इसलिए उसने भी शाह फैमिली की सारी रुकावटों को पार कर अपनी माँ के साथ शाह मेंशन छोड़ दिया था। बस तब से ही शिवम और मृणाल शाह फैमिली की नजरों से दूर एक ठीक ठाक जिंदगी गुजार रहे थे। और क्योंकि शिवम अपनी माँ के पद चिन्हों पर चल रहा था, उसने अपना सरनेम भी शाह से बदलकर अपनी माँ का सरनेम गांधी अपने नाम के साथ जोड़ लिया। उस दिन और उस वाकये को बीते पूरे 10 साल हो चुके हैं। 3 साल पहले कैंसर की वजह से मृणाल ने भी दम तोड़ दिया। शिवम ने तो जैसे मान लिया था कि उसे उस दर्दनाक याद का सामना फिर कभी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि शाह फैमिली उसे इतनी जल्दी खोज निकालेगी। और क्यों, आखिर क्यों? ऐसा क्या चल रहा है उस परिवार में? इतना बड़ा शक्तिशाली और राजनीतिक कनेक्शंस वाले परिवार को आखिर इतने साल बाद अब शिवम की क्या जरूरत पड़ गई? क्यों सर, मतलब भावेश शाह अब शिवम को वापस शाह फैमिली का हिस्सा बनाकर शाह मेंशन में लाना चाहते हैं? ये सवाल उसके अंदर तूफान मचा ही रहे थे कि उसने देखा उसकी सिगरेट खत्म हो चुकी है। आखिरी कश खींचकर उसने सिगरेट फेंकी, जूते से कुचली और उसके साथ ही शाह फैमिली से संबंधित कोई भी ख्याल अपने पांव के नीचे मसल दिया और सड़क के दाहिने मोड़ से घूमकर चाणक्यपुरी के आईटीसी मौर्य होटल की तरफ तेजी से कदम बढ़ाने लगा। आईटीसी मौर्य में आज नारंग परिवार के सबसे बड़े बेटे की इकलौती बेटी तान्या नारंग की शादी है। माहौल बड़ा है और ये मौका भी, क्योंकि तान्या की शादी होने जा रही है शहर के एक और मशहूर और प्रभावशाली परिवार सिंघानिया के छोटे बेटे दर्श सिंघानिया से। शहर में बहुत कम मौके ऐसे होते हैं जब इतना बड़ा और विशाल गठबंधन देखने को मिलता है। अब क्योंकि ये दिन और ये शादी इतनी अहम है, तो शहर के सब बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों को यहाँ बुलाया गया है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, नेता, अभिनेता, बहुत से खास लोग आज यहाँ पहुंचने वाले हैं और उन्हीं के बीच होने वाले हैं नारंगी फैमिली के लोग भी, जिनके साथ शिवम का एक गहरा रिश्ता जुड़ चुका है। वरना आज के वक्त में शिवम का जो स्टेटस है, उसके साथ वो आईटीसी मौर्य जैसे भव्य होटल में कदम रखने की सपने में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन क्या ऐसा रिश्ता था शिवम का नारंग परिवार के साथ? कौन है ये नारंग जिनके साथ शिवम के होने पर शाह फैमिली को दिक्कत है? क्यों है शिवम इन लोगों के साथ? इन सब गुत्थियों और पहेलियों का जवाब बनकर खड़ी है दृष्टि होटल के बाहर। ख्यालों में खोए शिवम को पता ही नहीं चला कि कब उसे चलते हुए 15 मिनट हो गए और कब वो उस भव्य और विशाल होटल के सुनहरे दरवाजे के सामने आ पहुंचा, जहां एक सुंदर सी संगमरमर की तरह फुर्सत से तराशी हुई छरहरा बदल लिए और हल्के नीले रंग का स्टाइलिश सा गाउन पहने एक 22 वर्षीय लड़की खड़ी उसकी तरफ उत्सुक नजरों से देख रही। शिवम उस तक चलकर गया और एक साधारण स्वर में उसने कहा, अच्छी लग रही हो। दृष्टि ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा और फिर नजरें घुमा ली। वो इधर उधर देखने लगी कि और कौन कौन आ रहा है शादी में, और शिवम दृष्टि की बेचैनी को देख और समझने लगा। दृष्टि को देखकर उसे वो दिन याद आ गया जिस दिन उन दोनों की शादी हुई थी। ये खूबसूरत लड़की है शिवम गांधी की पत्नी दृष्टि नारंग। उस दिन भी दृष्टि उतनी ही खिल रही थी जितनी की आज, बस कारण अलग है। करीब 2 साल पहले शिवम की शादी दृष्टि से हुई थी और वो नारंग फैमिली का हिस्सा बना, और इस शादी का पूरा दारोमदार था नारंग ग्रुप ऑफ ज्वेलर्स की नींव रखने वाले और दृष्टि के दादाजी भवानी नारंग के ऊपर, जिनके कहने पर ही ये शादी करवाई गई थी। एक घटना की तरह याद रखी जाने वाली ये शादी जब हुई थी, तब दिल्ली के सारे बड़े बड़े लोगों और पावरफुल परिवारों में खलबली मच गई थी। ये किस्सा एक बड़ी चर्चा का विषय बन चुका था और सब मिलकर भवानी नारंग की खिल्ली उड़ा रहे थे कि वो सठिया चुकी हैं। इसीलिए तो ऐसे बिना सोचे समझे अपनी पोती की शादी एक अनाथ से करवा रहे हैं, जिसके पास ना तो पैसा है और ना ही पावर। सोचने वाली बात है कि एक वक्त पर दृष्टि की खूबसूरती के किस्से पूरी दिल्ली में मशहूर थे। उसके दादा के पैसों के लालच में तो कोई भी कर लेता उससे शादी, लेकिन सिर्फ उसकी सुंदरता के ही कई दीवाने थे। दिल्ली के बड़े अमीर और नामी गिरामी घरानों से उसके लिए शादी के रिश्ते आ रहे थे, जो आपस में इस होड़ में थे कि कौन बनेगा ऐसी बला की सुंदर लड़की का अधिकर्ता। लेकिन उसकी शादी उसके दादा की मर्जी पर करवा दी गई, एक मामूली और साधारण से लड़के शिवम से। बाकी सबकी छोड़ भी दें तो खुद दृष्टि भी इस गठबंधन से खुश नहीं थी।
शादी के सारे रीति रिवाजों में बस वो शरीर से ही मौजूद थी, लेकिन उसका दिल और मन कभी भी इस रिश्ते को मानने के लिए राजी नहीं था। और शायद यही कारण है कि शादी के बाद भी शिवम और दृष्टि में कभी भी पति पत्नी का रिश्ता या संबंध स्थापित नहीं हो पाया। 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन ना तो दृष्टि ना ही उसके परिवार वाले कभी ये समझ पाए कि आखिर भवानी नारंग ने ये रिश्ता जोड़ा तो जोड़ा क्यों। जानते भी कैसे? क्योंकि ये राज तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोगों को पता था, एक भवानी नारंग और दूसरा शिवम। बस ये 2 ही राजदार थे इसके। एक गहरा राज था जो कारण बना था इस जोड़ी का। और 1 साल पहले जब भवानी नारंग का स्वर्गवास हुआ, उसके बाद अब सिर्फ और सिर्फ एक ही बचा है, शिवम, जो जानता है इस रिश्ते का असली सच। दृष्टि को हमेशा ये मलाल था कि उसके दादा ने कभी नहीं बताया उसे। आखिर क्यों कर दिया था उन्होंने उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला उससे पूछे और उसकी मर्जी के बिना। भवानी नारंग के जाने के बाद दृष्टि तो इन सवालों से जूझ ही रही थी, लेकिन उसके परिवार में एक बड़ी उथल पुथल मच गई थी। नारंग ग्रुप ऑफ ज्वेलर्स में बड़े सारे बदलाव जन्म लेने लगे। पावर और अधिकारों की लड़ाई में एक तूफान आया और उसमें भवानी नारंग के दूसरे बेटे और दृष्टि के पिता अखिल नारंग को कंट्रोल और पावर की कुर्सी से नीचे उतरना पड़ा। कंपनी के शेयर्स में से बाकी 2 भाइयों ने अखिल को कुछ ना देने का फैसला किया और फिर धीरे धीरे नारंग अपनी कंपनी में और बाकी दोनों भाइयों के परिवार की तुलना में अखिल के परिवार का होल्ड और प्रभाव कम होता गया। इसका कारण शिवम बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी दृष्टि के पिता अखिल और उसकी माँ सिमी हमेशा उसे नीची नजरों से देखते थे। शिवम तो सिर्फ भवानी नारंग के जोड़े हुए रिश्ते निभा रहा था, लेकिन उसके सास ससुर उसे हमेशा नकारा समझते थे। ना उसके परिवार का पता ठिकाना था, ना ही कोई जमा पूंजी। ऐसे में वो कैसे खरा उतरता नारंग परिवार के बाकी दामादों की तुलना में। वो इज्जत, वो रुतबा जिसकी उम्मीद शिवम ने कभी की ही नहीं थी, लेकिन जो उसे यहाँ मिलनी चाहिए थी, वो उसके हिस्से में नारंग फैमिली में कभी नहीं आई। सिर्फ दृष्टि ही नहीं, बाकी परिवार के लोगों ने भी कभी उसे दामाद होने का दर्जा नहीं दिया और बस उसे नीच समझा था। खैर, यहाँ होटल के बाहर खड़े शिवम समझने की कोशिश कर ही रहा था कि दृष्टि की बेचैनी का कारण क्या है कि इतने में दृष्टि उसकी तरफ मुड़ी और तपाक से बोल पड़ी, शिवम प्लीज अंदर रिसेप्शन के बाद डिनर के वक्त ज्यादा बात मत करना। शिवम बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ने लगा जब दृष्टि ने उसे आवाज दी, शिवम। शिवम रुका और दृष्टि उसके पास चलती हुई आई और बड़े गंभीर स्वर में कहा, अंदर साथ जाएंगे, लेकिन याद रखना आज का दिन बहुत खास है हमारे लिए। हमारा पूरा फ्यूचर सिर्फ आज पर टिका है। अंदर मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। शिवम ने हाँ में सिर हिलाते हुए धीरे से कहा, जानता हूँ। और वो दोनों अंदर की तरफ बढ़ने लगे। शिवम जानता था कि दृष्टि आज क्या करने वाली है और क्यों। क्या चल रहा है दृष्टि के अंदर, क्या करने वाली है वो आज, क्या राज है जिसके कारण शिवम और दृष्टि की शादी करवाई गई थी। 5 स्टार होटल आईटीसी मौर्य आज होटल नहीं राजमहल सा दिख रहा था। ऐसी आलीशान सजावट इस शहर के लोगों को कम ही देखने को मिलती है। जगमगाती झालरों और कांच की लाखों लड़ियों की चमक लोगों को दूर से ही आकर्षित कर रही थी। मेन गेट से लेकर होटल के एंट्रेंस तक बिछी मखमल सी कश्मीरी कामगार कालीन, देश विदेश से लाई गई एंटीक सजावट की वस्तुएं जो भवानी नारंग की धरोहर थी, उनके ऊंचे और महंगे शौक प्रदर्शित कर रही थी। वहीं गार्डन में एक छोटा सा घर और उसमें तैरती रंगीन मछलियां जो अब यहाँ आंखों को ठंडक देने का काम कर रही थी। होटल के बाहर पार्किंग भी आम नहीं थी। रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी, जैगुआर, बेंटली, ऑडी जैसी शानदार गाड़ियों की कतारें लोग सपनों में ही देखते हैं कि तभी इस नजारे को चीरती हुई एक नौजवान की आवाज आती है, दृष्टि, मेरी प्यारी बहना, ओह तुम टैक्सी से आई हो? अरे मुझे कॉल किया होता, मैं गाड़ी भेज देता। कम से कम आज तो नारंग खानदान की इज्जत का ख्याल किया होता। बोलता हुआ वो नौजवान अपनी पोर्शा 911 से उतरकर उसका दरवाजा बंद करता है और दृष्टि और शिवम की ओर बढ़ने लगता है। बातों और हाव भाव से साफ समझ आ रहा है कि उस नौजवान के दिल में अपनी बहन दृष्टि के लिए फिक्र नहीं बल्कि व्यंग्य और कटाक्ष है। दृष्टि खून का घूंट पीकर चुप रह जाती है, जैसा कि वो नारंग परिवार के हर सदस्य के सामने करती आई है तब से, जब से उसके पिता अखिल नारंग की हैसियत बाकी नारंग जैसी नहीं रही, और तब से और भी ज्यादा जब से उसकी शादी शिवम के साथ हो गई। पर उसके गाड़ी से ना आ पाने का कारण सिर्फ उसके पिता की गिर चुकी हैसियत थी, जिसके चलते वो दृष्टि के लिए एक निजी कार का इंतजाम नहीं कर सकते थे।
इसमें भी शिवम का कोई कसूर नहीं था, लेकिन हमेशा की तरह नारंग की निगाहें तो दृष्टि पर होती, पर निशाना बेचारा शिवम। दृष्टि, इतनी बेवकूफ क्यों हो तुम? तुम्हें कितनी बार ऑफर दिया, 3 बेटे हैं सिंघानिया अंकल के, छोटे से बात चलाने को तैयार था मैं। अरे लाइफ सेट हो जाती तुम्हारी। तुम्हें तो ये बड़े हाल जिंदगी भा गई है शायद। भाई जैसे जैसे ताने कसता जाता, उसकी आवाज में और भी नफरत और जहर घुलते जाते। दौलत और रुतबे के मद में चूर वो जैसे भूल चुका था कि वो जिसके लिए ऐसी कड़वी और जिल्लत भरी बातें बोल रहा है, वो यही उसके सामने मौजूद है। अब भी देर नहीं हुई है। हमारे चैनल की कई फैमिलीज हैं जिनमें एक से एक लड़के हैं तुम्हारे लायक। तुम आज ही इस फटीचर से पल्लू छुड़ा लो, तो मैं आज ही किसी से बात कर लो। दृष्टि के बगल में शिवम ऐसे खड़ा है जैसे उसे पता है कि उसका यहाँ कोई अस्तित्व नहीं। दृष्टि से अब उसकी जिल्लत सही नहीं जा रही। वो धीमी मगर गुस्से भरी आवाज में कहती है, करण, काफी कुछ बोल गए तुम, अब भी कुछ बचा है क्या? एक तो बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम्हारी भलाई सोच रहा हूँ, और तुम हो के पसंद है तुम्हें ये आदमी, ये 2 कौड़ी की गरीब और जिल्लत से भरी जिंदगी जियो, बाहर में जाओ। कुछ सेकंड का विराम लेकर शिवम को जैसे भांपते हुए अचानक कहता है, ओह एक सेकंड, नारंग परिवार का उठाया हुआ नाहक फटेहाल दामाद उनकी बेटी की आलीशान शादी में आने की हिम्मत किसी वजह से ही कर सकता है। कहीं वो वजह? करण शिवम की आंखों में आंखें डालकर बात पूरी किए बिना रुक जाता है। शिवम जानता है कि उसका मतलब क्या है। शिवम की आंखों में अब गुस्सा है, और इसके पहले कि वो कुछ कहने के लिए मुंह खोलता, दृष्टि अपने गुस्से को काबू में करते हुए फुसफुसाकर कहती है, बर्दाश्त कर लो प्लीज, कुछ मत कहना। इसकी बकवास से ज्यादा जरूरी आज यहाँ आने का मकसद है। शिवम खामोशी से इधर उधर देखकर अपना गुस्सा पी जाता है। करण दोनों की ओर देखते हुए एक और व्यंग्य का बाण छोड़ता है, हाँ तो गए हो, डिनर तक टिक जाओ, बहुत बड़ी बात है। कहते हुए वो पलटकर होटल के अंदर जाने लगता है। जाते जाते उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान है जो दृष्टि और शिवम नहीं देख पाते। यहाँ दृष्टि ग्लानि भरी आवाज में शिवम से कहती है, आई एम सॉरी। शिवम उसकी आंखों में ऐसे देखता है जैसे उसे पता है कि दृष्टि शिवम से प्रति अपने परिवार के रवैये को लेकर शर्मिंदा रहती है। शिवम चाहता हूँ के भाव में सर हिलाता है। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद वो अपनी पैंट की दोनों पॉकेट में हाथ डालता है और एक दोस्त की तरह बोलता है, वैसे करण ने जो कहा, प्लीज शिवम। दृष्टि का लहजा एकदम से कड़क हो जाता है। शिवम फिर कहने की कोशिश करता है, लेकिन तुम यहाँ। दृष्टि एक बार फिर उसकी बात को काटते हुए गुस्से से कहती है, शिवम, भले ही तुम जानते हो कि मैं यहाँ क्या करने आई हूँ, इस बारे में बात मत ही करो, तुम्हारा उससे कोई सरोकार नहीं। दृष्टि के ये शब्द शिवम के दिल पर तेज हवा के एक थपेड़े की तरह लगते हैं। वो जानता है कि दृष्टि ने दादाजी के दबाव में आके शिवम से शादी तो कर ली, मगर उसे पति का ओहदा नहीं दे पाई। दोनों एक घर एक कमरे, बिना नाम के सही, एक रिश्ते में रहते तो हैं, मगर वो उसे एक दोस्त का हक भी नहीं दे पाई, क्योंकि किसी को दोस्ती का हक देना मतलब उसे खुद पर भी कुछ हक देना। जो स्वाभिमानी और खुददार दृष्टि को गवारा नहीं है, वो तो अपने बाबा के हक के लिए लड़ रही है। अचानक से आंखें बड़ी बड़ी करके उसकी तरफ देखते हुए अपना हाथ पॉकेट से निकालकर हवा में ऐसे खड़ी करता है जैसे दृष्टि के सामने उसने हथियार डाल दिए हों। जरा मजाकिया लहजे में बोल पड़ता है, गलती हो गई मेरी भीम, अब अंदर चलें। दृष्टि जरा झेप जाती, एक लंबी सांस के साथ अपने गुस्से और उलझनों को बाहर छोड़कर धीरे से हाँ में सर हिलाकर होटल के एंट्रेंस द्वार की ओर कदम बढ़ाती है। शिवम उसके पीछे चलने लगता है। उसकी मुस्कान अचानक फिर खो गई है, और वो खो गया है अपनी जिंदगी के 2 साल पहले के उस पल में, जब भवानी नारंग अपनी लाडली पोती दृष्टि का हाथ उसके हाथों में देने का प्रस्ताव लेकर खुद शिवम के पास आए थे। दुनिया वाले और उनके परिवार वाले जो आज तक भवानी नारंग के इस फैसले पर हैरान हैं और उनके जाने के बाद भी इसी फैसले के लिए उनका मजाक उड़ाते हैं और शिवम को अनाथ, गरीब, नकारा और न जाने क्या क्या कहकर जलील करते हैं, ये नहीं जानते कि भवानी नारंग की नजर आ रखी थी और फैसला एकदम सटीक। उन्होंने दृष्टि की शादी जिससे करवाई है वो पूरी तरह से उसके लायक है, क्योंकि वो ये राज जानते थे कि शिवम कोई मामूली लड़का नहीं, शिवम शाह है, दुनिया के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट शिवम वर्धन शाह का पोता, शाह खानदान का, उनके बिजनेस का वारिस। दुनिया से अपनी पहचान छुपाते शिवम ये राज न होता अगर भवानी नारंग बिना किसी को ये बात बताए अचानक गुजर न गए होते। पर शिवम के लिए ये ठीक भी हुआ, क्योंकि वो तो बस सही वक्त का इंतजार कर रहा है। तेज रोशनी से शिवम की आंखें चौंधिया जाती है। वो सामने देखता है, तब उसे एहसास होता है कि वो और दृष्टि होटल के अंदर आ चुके हैं। हॉल की ऊंची छतों से लटकते कांच के बड़े बड़े झूमर, जमीन पर बिछी मखमली कालीन, जगह जगह पर रखे भव्य पानी के फवारे, इंपोर्टेड फूलों के तो जैसे छोटे छोटे बगीचे अंदर ही बना रखे थे। खाने पीने की ऐसी चीजें, सजावट की ऐसी वस्तुएं आम लोगों ने शायद फिल्मों में ही देखी होंगी। इन सब पर 4 चांद लगा रहे थे पार्टी में मौजूद देश विदेश से आए वीआईपी मेहमान, नामी गिरामी लोग, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार्स आदि एक साथ नारंग जैसे लोगों की महफिल में ही देखने को मिल सकते हैं। सारा का सारा नारंग परिवार यहाँ पहले से ही मौजूद है, जो मेहमानों का आवभगत करने में मशहूर है। और अंदर आते ही दृष्टि की नजर तान्या को ढूंढ रही है।
शिवम उसकी नजरों का पीछा करता चारों तरफ देख ही रहा है कि उसकी नजर तान्या पर पड़ती है। वो धीरे से कहता है जो सिर्फ दृष्टि सुन पाती है। वो उसकी तरफ देखती है, फिर चारों तरफ देखती है कि किसी ने शिवम को उसके कान में फुसफुसाते देखा तो नहीं। किसी ने नहीं देखा। वो चैन की सांस लेती है और तेज कदमों से तान्या की ओर बढ़ जाती है। एक शानदार सोफे पर बैठी तान्या अपनी सहेलियों के बीच खड़ी है। बादामी साड़ी के जोड़े, हीरे पन्ने के जेवरातों से लदी तान्या आज बेहद खूबसूरत लग रही है। बिल्कुल वो राजकुमारी जैसी, जिसे अपनी राजकुमारी होने का काफी घमंड है। अपनी सहेलियों से बात करती वो खिलखिलाकर हंस भी रही है और उसकी हंसी में भी नारंग परिवार की बेटी होने का दम बरकरार है। उसे खुश देखकर दृष्टि के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। उसके पास पहुंचकर उसे शादी का तोहफा देते हुए दिल से कहती है, कंग्रेचुलेशन तान्या, तुझे दुनिया की सारी खुशियां मिले, तू ऐसी ही हंसती रहे। पर दृष्टि को देखते ही तान्या के चेहरे की हंसी और हंसी दोनों चूक हो जाती है। उसकी सहेलियां दृष्टि को देखकर जरा दूर होकर हंसी करने लगी। शायद दृष्टि के बारे में ही कोई उसे व्यंग्य भरी नजरों से देख रहा है, कोई दया भरी। फिर वो आपस में बात करने में मशगूल हो गए। यहाँ तान्या दूसरी ओर देखकर बिना किसी भाव के बगल की गिफ्ट से भरी टेबल पर इशारा करके दृष्टि से कहती है, थैंक्स, गिफ्ट वहां रख दो। दृष्टि बुरा नहीं मानती। टेबल के पास खड़े सर्वेंट को गिफ्ट पकड़ाकर तान्या से प्यार से कहती है, तुझे स्टेज तक मैं लेकर चलूं। तान्या के भावहीन चेहरे पर अचानक से गुस्से और घमंड की सितन आ जाती है। इस खुशी में वो गिरकर मगर धीमी आवाज में पूछती है। दृष्टि को उसकी ये बात चोट कर जाती है। खुद को संभालते हुए कहती है, फिर कितना हूं मैं, तेरी दृष्टि दी। अब तान्या से रहा नहीं जाता। वो उसकी ओर देखती है। तमाशा ना हो किसी धीमी आवाज में मगर नफरत से लहजे में कहती है, बस ये नाटक मत करो। तुम यहाँ क्यों आई हो मैं अच्छे से जानती हूँ। दृष्टि चौंक सी जाती है। किसी चैप्टर के लिए मदद मांगना उन्होंने उनकी फैक्ट्री बचाने के लिए जो जल्द बंद होने वाली है। फंडिंग रोक दी गई है। मजदूरों को तनख्वाह देने तक की तो हैसियत रखी नहीं उनकी, तो बंद ही होगी ना फैक्ट्री। उसमें मैं कुछ कर सकती हूँ, ना मेरे पापा और ना मेरा फियांसे दर्श, इसलिए सोचना भी मत। इतना कुछ सुनकर तान्या ने दृष्टि के चेहरे पर मानो बिना सांस लगाए कई थप्पड़ जड़ दिए। इन थप्पड़ों के झन्नाटे भी इतने जोरदार हैं कि दृष्टि को एक पल के लिए सब दिखना सुनाई पड़ना बंद हो गया। तान्या तो इतना बोलकर वहां से आगे बढ़ गई, पर दृष्टि आंखों में आंसू लिए नहीं खड़ी रही। सोच रही है कि भले ही आज इस शादी में आने की उसकी वजह यही थी जो तान्या को पता थी। क्या उसे ये बात किस तरह से कहनी चाहिए थी? मदद नहीं करनी थी तो सीधी बोल देती। और जिस तरीके का बर्ताव उसके साथ होने लगा है, क्या वो इसकी हकदार है? कि दादा की लाडली पोती, चाचा चाची की दुलारी, कजिन्स की फेवरेट दृष्टि आज सबकी आंखों का कांटा हो गई। कोई उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करना चाहता, सिर्फ इसलिए कि उसने शिवम से शादी के लिए हाँ कर दी थी, वो भी दादाजी के कहने पर। शिवम को तो सब दृष्टि के परिवार की गिरती हुई हालत का जिम्मेदार मानते ही हैं, पर दृष्टि, उसका क्या कसूर है जो उसे ये नफरत मिल रही है? मुठ्ठियां भींचकर अपने जज्बातों और आंसुओं पर काबू पाते हुए दृष्टि धीमे कदमों से तान्या के पीछे चल देती है। दूर खड़ा शिवम ये सब देख रहा है और जैसे आज तक वो अपनी जिल्लत का दर्द सहता आया है, दृष्टि के अपमान के दर्द को भी उसे वैसे ही पी जाना होगा। वो कुछ नहीं करता, इसलिए नहीं कि वो कर नहीं सकता, बल्कि इसलिए क्योंकि कुछ करने के लिए वो सही वक्त का इंतजार कर रहा है। और उसे पता है कि वो दिन जरूर आएगा। क्या है वो सही वक्त? कब आने वाला है वो शिवम की जिंदगी में, और उस वक्त क्या करने वाला है शिवम? क्या दृष्टि को उसके पापा के लिए मदद मिलेगी और उसका आज यहाँ आने का मकसद पूरा होगा? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए शिवम द हिडन वॉरियर, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। तो प्यासने की आवाज आती है। देखता है तो उसके चारों ओर नारंग परिवार की औरतें अपने महिला मित्रों और मेहमानों या औरतों के साथ छोटे छोटे ग्रुप्स में हंसी मजाक और बातें कर रही है। एहसास होने पर शिवम इतनी देर से औरतों के बीच अपने विचारों में डूबा था, जरा असहज हो जाता है और वहां से हटकर खड़े होने के लिए दूसरी जगह डूबने लगता है। तब तक उसकी नजर बार काउंटर पर पड़ती है, जिसके पास रखी एक लंबी टेबल पर नारंग परिवार के सारे दामाद मौजूद हैं। शिवम अब भी असहज है, पर इस असहजता का कारण कुछ और है। महंगे ब्रांडेड सूट बूट पहने, इंपोर्टेड वाइन, शैंपेन आदि के ग्लास हाथों में लिए चीयर्स करते हुए ये दामाद ऊंचे घरानों के बड़े बिजनेस और कंपनीज के मालिक, समाज में अपना नाम और रुतबा रखने वाले इन दामादों के सामने शिवम का कोई वजूद नहीं। उसके कपड़ों से ज्यादा चमक तो उनके जूतों की थी। दूर से ही दिखने वाले इस फर्क को और अपनी सोच को झटकता हुआ शिवम उस टेबल की ओर बढ़ने लगा और दामादों के बीच रखी एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। सभी दामाद आपस में हंसी मजाक बातचीत कर रहे थे, एक दूसरे से बिजनेस कार्ड्स का आदान प्रदान कर रहे थे, टूस्ट कर रहे थे। किसी ने शिवम से मिलने की, यहाँ तक कि उसकी तरफ देखने की जहमत भी नहीं उठाई, जैसे वो यहाँ होते हुए भी था ही नहीं। तब तक ग्लास के खनकने के साथ ऐलान करती हुई एक आवाज आती है, सभी आ गए, शायद वक्त आ गया है जान इस्लाम के नाम किया जाए। भीड़ को चीरता हुआ करण हाथ में वाइन का ग्लास हवा में उठाए उस तरफ बढ़ता है
उसे आता देख सभी दामाद मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करते हुए अपनी अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए। उनमें से एक चापलूसी के लहजे में कहता है, सरे एक जान तो आपके नाम भी होना चाहिए करण भाई, आप तो हर रोज एक टोस्ट डिजर्व करते हो। करण के चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान आ जाती है और खुद को व्यवहार कुशल दिखाने के लिए वो बोल उठता है, डिजर्व तो आप सभी लोग भी बहुत कुछ करते हैं। नारंग खानदान के 4 दामाद, आज 5वें 10 जीजू भी ऐड होने वाले हैं, बहुत खुश हुए आज। नारंग खानदान के 6 दामाद हैं और वो छठा दामाद शिवम है, इसलिए उसकी गिनती करना करण ने जरूरी नहीं समझा। और शिवम की तो ऐसी बेइज्जतियों की आदत सी हो चुकी है, इसलिए वो शांत बैठा रहा। करण नारंग परिवार के तीसरे भाई अजीत नारंग का बेटा है, इसलिए उनके बिजनेस की तीसरी शाखा उसी के नाम है और उसकी दौलत, शोहरत और पावर घर के चारों दामादों को मिलाकर भी सबसे ज्यादा है। तीसरा और छोटा भाई होने के बावजूद भी अजीत की बिजनेस में पोजीशन और स्टेटस सबसे बड़े भाई अमिताभ के बराबर है। पिता का खानदानी बिजनेस में वर्चस्व और खुद की ऊंची हैसियत करण के सर पर भूत की तरह सवार है, इसलिए वो खुद को शहर का और परिवार का राजकुमार मान बैठा है। इसलिए वहां मौजूद सारे मेहमानों का उसके टोस्ट पर खड़े हो जाना, शिवम सा बैठे रहना उसे पसंद नहीं आया। क्या हुआ शिवम, मेरे दोस्त पर सब खड़े हो गए पर तुम नहीं, क्या मतलब समझू मैं इसका? क्या तुम मुझे इस काबिल नहीं समझते? करण ने बड़ी भीड़ में शब्दों का चयन तो सोच समझ कर किया, लेकिन शिवम को घूरती उसकी आंखों में जो गुस्सा था वो सबने पढ़ लिया, शिवम ने भी। करण ने अब जरा ऊंची आवाज में कहा, मैंने तुम्हें ड्रिंक्स इसलिए ऑफर की ताकि तुम्हें अकेले कोने में बैठे अपनी 2 कौड़ी की औकात का एहसास ना होता रहे, अपनी हैसियत से कहीं बड़ी इस पार्टी में फिट हो सको, और तुम मुझे मना करोगे? वो क्या तुम? शिवम ने तो कुछ कहा भी नहीं था और सबकी नजरें उस पर टिक गई तो वो थोड़ा असहज हो गया। और जैसे ही वो खड़ा हुआ उसके मुंह पे छपाक से आकर वाइन के लिए तो करण ने फेंकी थी अपनी ग्लास। वहां मौजूद सारे मेहमान चौंक गए, बाहर काउंटर के इर्द गिर्द सन्नाटा छा गया, जिसे तोड़ते हुए करण ने बोला, शिवम मैं तुम्हें वाइन ऑफर कर रहा हूँ और तुम पीने से मना कर रहे हो, ऐसा क्या कर दिया मैंने? क्या तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते? करण के अचानक संचियों की तरह बदले लहजे ने एक पल के लिए शिवम को भी चौंका दिया, फिर दूसरे ही पल उसे याद आया कि ये करण नारंग है, उसे नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकता है। शराब से नहाए हुए शिवम के चेहरे को उसकी गर्मी महसूस हो रही थी, उसके कपड़े भी शराब से और उसकी महक से तर हो गए। सबने अपनी आंखों से सब कुछ देखा, लेकिन किसी की कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। शिवम का साथ देना तो दूर, वो अब भी उसे हीनता और अपमान की नजरों से देख रहे थे। आज करण ने पार कर दी। शिवम का गुस्सा 7वें आसमान पर था, उसने मुट्ठियां खींची और करण की आंखों में ऐसे देखा मानो आज उसकी शामत है। एक पल को तो करण भी चौंक गया, और इससे पहले कि शिवम मुट्ठियों का घुसा बनाकर करण के मुंह पे जड़ता, उसे दृष्टि याद आ गई, वो जद्दोजहद याद आ गई जो वो कर रही है अपने पापा के लिए। और शिवम का हाथ ऑफिस रुक गया, क्योंकि अगर ना रुका तो दृष्टि की जिंदगी और दोभर हो जाएगी, उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। किसी तरह एक बार फिर खून का घूंट पीकर शिवम ने खुद पर काबू किया और दोनों हाथों से अपना चेहरा साफ करते हुए शांत लहजे में करण से कहा, रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है मैं कोशिश करूं। करण उसे हैरानी से देखने लगा, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी बेइज्जती भी शिवम सह गया, वो भी बिना कोई तमाशा किए। उसने मन में सोचा, इतने में नहीं टूटेगा, 2 कौड़ी के तुझे तुम्हें तोड़ के दिखाऊंगा। ये सोचकर उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई जो शिवम देख न सका, क्योंकि वो अपने हैंकरचीफ से अपने जूतों पर पड़ी वाइन साफ करने के लिए नीचे झुका है। करण उसके करीब जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही शिवम जूते साफ करके वापस खड़ा हुआ, उसका सर हल्का सा करण से टकराया और करण लड़खड़ाता हुआ पास की एक टेबल से ऐसे टकराया जैसे शिवम ने उसे धक्का मारा। टेबल से लड़के जमीन पर गिरते वक्त उसने जानबूझकर मेजपोश को खींच लिया। जैसे ही वो गिरा, मेजपोश भी खींचा और उसके साथ टेबल पर रखी तमाम शराब की बोतलें, लोगों के लाए कीमती तोहफे और भी बहुत सी कीमती चीजें जमीन पर रखी। कांच के सामान टूटने और बिखरने की आवाजें पूरे होटल में गूंज उठी। इस तेज आवाज ने होटल के कोने कोने में मौजूद हर एक शख्स का ध्यान आकर्षित किया और सभी कान होकर उस ओर इकट्ठे होने लगे। सबसे पहले भागते हुए करण आए, जिसके पीछे आई दृष्टि। भीड़ के बीचों बीच खड़े शराब में भीगे शिवम को देख और उसके सामने गुस्से में तमतमाए हुए करण को देख उसकी सांसें रुक सी गई। इन दोनों के पीछे आया तान्या का मंगेतर दर्श। शिवम, करण और दोनों के आसपास का मंजर देख दर्श का चेहरा उतर गया। इससे पहले कि वो या कोई और कुछ बोलता, करण ने लड़खड़ाते हुए खुद को संभाला और शिवम की तरफ उंगली उठाकर बोल पड़ा। इसने इस 2 कौड़ी के शिवम ने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे धक्का दिया, हिम्मत देखिए इसकी, आपकी शादी की पार्टी खराब कर दी। दर्श जीजू, मुझे तो लगता है इसके सर पर बगावत सवार हो रही है। शिवम की ओर देखते हुए फनफना कर कहता है, क्यों हमसे बगावत करेगा तू? नारंग से औकात भूल गया अपनी। दृष्टि को तो जैसे काटो तो खून नहीं। दर्श शिवम की ओर बढ़ता है, अपने गुस्से को काबू करते हुए उससे पूछता, शिवम ये सब क्या है? सबकी नजरें शिवम पर है, लोग से असहज कर रही है, फिर भी वो हिम्मत रखते हुए पूरी सच्चाई और ईमानदारी से अपनी सफाई में कहता, मैंने कुछ नहीं किया, करण अपने आप गिरा था, मैंने तो उसे उंगली तक नहीं लगाई। तो करण ऐसा क्यों कह रहा है कि
तुमने उसे मारा? क्या वो झूठ बोल रहा है? दर्श ने शिवम के मुंह से सच सुनने की उम्मीद में गंभीरता से पूछा। मेरी बात पर यकीन नहीं तो इन सब से पूछ लो दर्श। इन सब ने देखा यहाँ जो भी हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। शिवम ने बिना दर्श से। तब तक करण बीच में शिवम पर इल्जाम लगाना, फिर बोल अगर ये मेरी बहन और आपकी शादी की पार्टी ना होती दर्श जीजू तो आई स्वेयर आज मैं से कहीं का ना छोड़ता। हाथ पैर तोड़ देता इसके। दर्श ने करण की पूरी बात सुनी और फिर नारंग के बाकी दामादों की ओर मुड़कर उनसे शांति से पूछा, ये समझ में कुछ नहीं आ रहा है, प्लीज आप लोग बताइए एग्जैक्टली हुआ क्या था। करण ने कुछ सेकंड्स के लिए चालाकी से सभी दामादों से नजर मिलाई और वो समझ गए कि क्या कहना है। जैसे ही करण ने कहा, मुझे तो लगता है शिवम ने फ्री की ड्रिंक्स देखकर कुछ ज्यादा ही पी ली। हाँ, खुद भी पी और कपड़ों को भी पिलाई। एक दामाद बोल पड़ा। दूसरे ने कहा, देखिए ना, इसके पूरे बदन से शराब की महक आ रही है। अरे इतनी पीना क्यों कि होश खो दो। अभी तो ऐसे ही उठकर आया और करण भाई पर हाथ उठा दिया। बाकियों ने भी गंभीरता के साथ हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, हमने भी देखा, शिवम ही आया था करण भाई से पंगा लेने। शिवम हतप्रभ सा खड़ा उनकी ओर देख रहा है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि उसके साथ खड़े लोग इतना बड़ा खेल खेल गए। फिर उसे ख्याल आया कि क्यों नहीं खेलेंगे, वो तो करण की ही मौत है। करण इस खानदान का सबसे मजबूत खिलाड़ी जो है, उसके खिलाफ जाना मतलब सब कुछ दांव पे लगाना, वो भी मुझ जैसे के लिए जिससे उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ये सोच उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इसके बाद उसने फोन से लेना ही बेहतर समझा। कुछ पलों के सन्नाटे के बाद मेहमानों ने बड़ी बेरहमी से अपने व्यंग्य के तीर शिवम पर छोड़ने शुरू किए। कैसा इंसान है ये, हाउ लो क्लास। अरे मेरे तो समझ में नहीं आ रहा ये पार्टी में आया कैसे, नारंग ने आने कैसे दिया। इनमें से एक आवाज ने शिवम का ध्यान अपनी ओर खींचा। किसी लायक नहीं हो तुम, कम से कम ऐसी नालायकी तो मत करो। ये दृष्टि थी जिसकी आंखों में शर्म और गुस्से के आंसू थे। शिवम की ओर बढ़ते हुए वो गुस्से से कहती है, पूरी पार्टी खराब कर दी तुमने, क्यों शिवम। शिवम ने जो किया उसके बाद वो यहाँ जो करने आई थी वो कैसे करती। इस मुंह से तान्या और दर्श से अपने पापा के लिए मदद मांगती। शिवम अभी के अभी तान्या और दर्श से माफी मांगो। दृष्टि की भीगी आंखें देख शिवम गुस्से में अपने दांत पीसकर रह जाता है। फिर खुद को शांत करते हुए उसके कहने पर तान्या और दर्श की तरफ मुड़कर शांति से कहता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपकी पार्टी खराब करने के लिए सॉरी। ये सुनकर करण की हंसी छूट जाती है और वो उसे दबाते हुए सोचता है, मैंने कहा था ना, टिक नहीं सकता तो इस पार्टी में मैं कितने तरीके से सकता हूँ, लेकिन भगाने के पहले ये खेल खेलना भी जरूरी था, वरना मेरा टाइम पास कैसे होता। यहाँ तान्या शिवम के पास आती है और कहती है, एक तो तुमने इतना बड़ा तमाशा किया, ऊपर से मेरे भाई को फंसाने की कोशिश भी की। तुम्हारी इन्हीं सभी हरकतों की वजह से मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करती। तान्या गुस्से में थी, तब शर्मिंदा ज्यादा था। मेरे दूर दूर से आए इज्जतदार गेस्ट की तुमने रिस्पेक्ट नहीं रखी, उनकी लाई कीमती तोहफे तोड़ दिए। तुम्हारी इस गलती के लिए मैं माफी तो नहीं दे सकता, मैं इस बर्बादी के तुमसे पैसे भी नहीं दूंगा। तुम बस यहाँ से चले जाओ प्लीज, दोबारा मेरी आंखों के सामने मत आना। इतना कहकर दर्श दूसरी ओर देखते हुए शिवम के झुकने का इंतजार करने लगा। शिवम ने उसकी ओर देखा, फिर उससे बिना कुछ कहे पलटकर चुपचाप बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर कदम बढ़ा दिए। जैसे ही वो जाने के लिए पलटा, तान्या ने तेज आवाज में दृष्टि से कहा, दृष्टि, तुम अपने पापा की फैक्ट्री बचाने के लिए मेरी मदद चाहती हो ना, तो इस बेकार आदमी को जल्द से जल्द तलाक दो। मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, इसे तलाक दोगी तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये सुनकर शिवम के कदम एक पल के लिए रुक गए और उसने ना पलटकर ना देखना ही बेहतर समझा और तेजी से होटल के बाहर निकल गया। बाहर निकलकर उसने एक सिगरेट जलाई और सोच में डूब गया कि दृष्टि क्या फैसला लेगी। चल चले। आवाज सुन शिवम ने चौंक कर पीछे देखा तो दृष्टि खड़ी थी। आंसुओं में उसका काजल फैल गया था, पर उसे वहां देख शिवम को एक सुकून सा मिला। चलते हैं, पर पापा के लिए अब दूसरा रास्ता क्या निकालोगी? दृष्टि ने जब नाराज होकर कहा, रात तो हमारा एक ना एक दिन होना ही है, पर ऐसे किसी दूसरे के कहने पर नहीं, जब मैं चाहूंगी तब। 2 सेकंड की चुप्पी के बाद वो कहती है, पापा के लिए दूसरा रास्ता निकालते हैं, इनसे बात नहीं करनी अब। तुम्हारी बेइज्जती मतलब मेरी बेइज्जती है तो हम एक ही। दृष्टि के आखिरी 4 शब्दों ने शिवम का दिल छू लिया। कुछ कदम शांति से चलने के बाद दृष्टि ने अपने आंसू पोंछते हुए धीरे से कहा, मेरे अंदर तुम्हें जो भी कहा उसके लिए आई एम सॉरी। अब समझ नहीं आया, तुमने दिमाग से सोचा तो लगा कि तुम करण पर बिना वजह हाथ क्यों उठाओगे, और तुम तो पीते भी नहीं। शिवम के कदम वहीं रुक गए। उसने दृष्टि की आंखों में देखकर उससे पूछा, भरोसा है मुझ पर? दृष्टि ने तुरंत कहा, हाँ है। थैंक यू। इतना कहकर शिवम ने मन में ठान ली कि वो दृष्टि के इस भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा। क्या ये एक नए रिश्ते की शुरुआत है? क्या दृष्टि शिवम को तलाक देने का अपना फैसला बदलेगी? आज शिवम के साथ पार्टी में जो हुआ उसका अंजाम क्या होगा? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए। बसा ये घर आज से करीब 10 साल पहले बना था। तब से न कभी मरम्मत हुई न रंग रोगन, इसलिए इतना पुराना और जर्जर सा दिखता है। घर को देखे तो नहीं कह पाएंगे कि दिल्ली और उसके आसपास बसे नारंग ग्रुप ऑफ ज्वेलर्स के परिवार में से कोई यहाँ रहते हैं। लेकिन यहाँ रहते हैं भवानी नारंग के मंझले बेटे अखिल, उनकी पत्नी सिमी, बेटी दृष्टि और दामाद शिवम।
शिवम और दृष्टि अभी अभी तान्या की शादी से घर लौटे थे और उनके अंदर आते ही अखिल और सिमी गंभीरता से उन दोनों को देखते हुए सोफे पर बैठ गए। सिमी शिवम को तिरस्कृत नजरों से देखते हुए बोल पड़ी, हाँ, किस मुंह से वापस आए हो तुम घर पर शिवम? पता चला हमें आज वहाँ शादी में क्या हुआ। पता नहीं वो कौन सी बनूस खड़ी थी जब ये दुर्भाग्य हमारे घर आया। आज फिर हमारे किए कराए पर पानी फेर दिया तूने। ये कहते हुए सिमी ने अपने पैर पटके और उठ खड़ी हुई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कहे दृष्टि आगे बढ़कर कहने लगी, बस करो माँ, इसे डांटा बंद करो। वहाँ शादी में जो कुछ भी हुआ उसमें शिवम की कोई गलती नहीं थी और तान्या और उसके पति दर्श की वैसे भी हमारी मदद करने की कोई मंशा नहीं थी। उसकी बात सुनते ही सिमी का खून खौल गया और वो उस पर बरस पड़ी। बेवकूफ लड़की, तो अभी भी इसी की तरफदारी कर रही है। क्या कुछ नहीं सिखा तूने इसकी वजह से? इसकी वजह से आज तू ऐसी बेकार जिंदगी जी रही है। काश तूने किसी अमीर खानदान में शादी की होती। और दृष्टि जैसे करारा जवाब दांतों तले दबाए बैठी थी, मुझे तो ये समझ नहीं आता माँ कि आप हमेशा दूसरों पर निर्भर क्यों रहती है? कभी खुद पर भरोसा करना भी तो सीखो। चुप भरोसा, ठीक है, ये भी सही है, मान लेती हो तेरी, सही है। बाहर वाले तो सुनाते ही हैं, अब तू भी शुरू हो जा। ये कहते हुए सिमी ने दृष्टि को एक कड़वी सी मुस्कुराहट दी और नजरें घुमाते हुए अखिल की तरफ गुस्से से देखा। अखिल अभी भी सोफे पर ही शांति से बैठा हुआ है। सिमी को घूरते हुए देख उसने धीरे से खुद से कहा, लगता है अब मेरी बारी है। और इतने में सिमी अखिल से बोल पड़ी, मेरी बेटी दिन रात इतनी मेहनत करती है, हर दिन जूझ रही है, पर तुम्हारा क्या? तुमने कुछ किया है उसके लिए आज तक? अखिल ने चिंताजनक होकर एक गहरी सांस ली और शिवम, जिसे शायद पहले से ही पता था कि घर पर ये सब होने वाला है, उसने परवाह न करते हुए धीरे से सबसे नजरें बचाकर किचन की तरफ अपना रुख कर लिया। खाना लग रहा है। शिवम पूरा खाना बना चुका था और ये कहते हुए टेबल पर प्लेट्स लगाने लगा। सारा परिवार खाने की टेबल पर पहुंच तो गया, लेकिन सब एकदम चुप है। शिवम, तान्या ने आज जो कुछ भी कहा वो तुम्हें पता तो चल ही गया होगा। ये कहते हुए सिमी ने शिवम की तरफ गंभीरता से देखा। माँ, ये कहते हुए दृष्टि ने अपनी चम्मच पेट में पटकी और चिल्ला पड़ी, मैं किसी के दबाव में आकर शिवम को तलाक नहीं दूंगी। सिमी ने दृष्टि को खोलते हुए कहा, क्या? अब ये मत कहना कि तू इसे अब भी पसंद करती है। ये सच में अपने पापा की फैक्ट्री की हालत दिखाई नहीं दे रही? कितने सारे वर्कर्स की तो पता नहीं कितने महीनों की तनख्वाह देना बाकी है। अब तो बस खुद को दिवालिया घोषित करना बाकी रह गया है। ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम सब सड़क पर कटोरा पकड़े नजर आएंगे। तुझे क्या लगता है शिवम, गली महसिल में तान्या और उसके पति को नीचा दिखाकर आएगा, करण पे हाथ उठाएगा और वो बदला नहीं लेंगे? अब ये भी कह रही हूँ, मान जा, इससे तलाक लेना ही इस वक्त हम सबके लिए अच्छा है। दृष्टि दांतों तले जीभ दबाए बैठी थी और कुछ नहीं बोली। अपनी बेटी को ऐसे देख सिमी कठोर स्वर में बोली, क्यों जी, तुम ऐसे ही मुंह में दही जमाए रहोगे? तुम्हें नहीं समझा अपनी बेटी को कुछ? चेहरे पर मजबूरी साफ थी और इसलिए चुपचाप बैठे रही। अपना खाना खत्म करके शिवम ने अपने बर्तन धोए और चलते हुए अपने कमरे में आ पहुंचा और फिर वो अपने बेड पर पांव मोड़कर एक आराम करते हुए अजगर की तरह बैठ गया। ध्यान या मेडिटेशन करने की महारत उसने पिछले कुछ सालों में ही पाई थी। बाहर की मलिन दुनिया में जो भी चले, यही बस एक वक्त होता है उसके मन को शांत करने का, क्योंकि इस वक्त उसका दिल जरा भी नहीं डगमगाता। शिवम के लिए मेडिटेशन उसके शरीर के अंदर दिन भर में जमा हुई गंदगी बाहर निकालने का एक जरिया है। जैसे पानी में धूल, वैसे ही इस नश्वर दुनिया के मामले अंततः नीचे बैठ ही जाएंगे। तभी शिवम ने आगे हाथ बढ़ाया और बेड के साइड में रखा एक काला पत्थर उठाया। उसे मुट्ठी में बंद कर जैसे ही उसने हाथ को हल्के से घुमाया, वो पत्थर राख बन उसकी उंगलियों के बीच में साट गया। शिवम की आंखों में साह भर गया और उसने खुद से कहा, भस्म शक्ति ने अपना रूप ले लिया है। उसके गुरु ने भी तो यही कहा था कि वो तक्षक महल का वंशज तभी माना जाएगा जब वो अपनी अंदरूनी शक्तियों को जगा लेगा और तब उसकी तलाश शुरू होगी ढूंढने के लिए रायजादा परिवार के लोगों को, जिनसे वो अपने गुरु के निशानी के तौर पर दिए पत्थर की मदद से मिल पाएगा। वही वो पल होगा जब शिवम अपनी जिंदगी को बदल पाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ ही शिवम के हाथ वो सब भी लगेगा जो आम इंसान की पहुंच में नहीं, जैसे कि पौराणिक औषधियां, धन और उसके पूर्वज। यही तो होता है इस विद्या में। इसमें किसी के वैभव और उसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। हालांकि एक इंसान का सामना उसके पूर्वजों से और इस सदियों पुरानी विद्या के महारथियों से तभी होता है जब वो अपने अंदर की शक्तियों पर जीत हासिल कर लेता है, उन्हें जगा लेता है। तब कहीं जाकर वो उस ऊर्जा को पहचान पाता है जो उसे एक आम आदमी की जिंदगी से बहुत ऊपर ले जाने वाली है, शक्तियों की दुनिया में। तक्षक महल के सदस्यों को शक्तियों की इस जागीर के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी दी जाती है। चारों तरफ से दुश्मनों की नजर उन पर है और इसी कारण से वो कभी भी तक्षक महल से अपने संबंध को लोगों के सामने उजागर नहीं कर सकते, वरना उनकी जिंदगी पर ऐसा खतरा आ खड़ा होगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अपने गुरु का निशानी के तौर पर दिया हरा पत्थर अपने हाथों में घुमाते हुए शिवम ने सोचा, इसमें आंतरिक शक्तियां पूरी तरह से जागृत हो चुकी हैं। अब वक्त आ चुका है मामले को अपने हाथ में लेने का, एक्शन में आने का।
उसकी आंखों में उत्साह की चमक साफ झलक रही है। आखिर क्या है ये तक्षक महल और उसके सदस्यों की कहानी? शिवम को कैसे पता चला कि वो भी तक्षक महल का सदस्य है? शिवम ने अपनी शक्तियों को जागृत कर लिया है और अब अपने गुरु के बताए रास्ते पर चलने वाला है। उसकी तलाश शुरू होने वाली है उस रायजादा परिवार के सदस्यों की जो दिल्ली में है। कौन है ये रायजादा परिवार और क्या है उसकी कहानी? इन सारे सवालों के जवाब इस वक्त सिर्फ और सिर्फ शिवम के पास है। अगले दिन शिवम ने अपने ही ख्यालों में खोए हुए छतरपुर से दिल्ली की सरहद में कदम रखा ही था कि आज फिर उस काली बेंटली कार ने उसका रास्ता रोक लिया। शिवम जैसे अब इसका आदी हो चुका था। उसने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए अपना रास्ता मोड़ा और आगे बढ़ने को ही हुआ कि उस आवाज ने जैसे उसके कदम रोक लिए। या तुम शाह फैमिली और उसके मामलों के बारे में तभी बात करोगे जब मैं यहाँ खुद तुमसे मिलने आऊंगा। शिवम ने वापस पलट कर देखा कि गहरे नीले रंग के सूट में एक अधेड़ उम्र का आदमी कार से बाहर निकला और उसने शिवम को उदासीन भाव से देखा। मध्यम आयु वर्ग का वो आदमी अपने चेहरे पर कोणीय विशेषताओं के साथ लंबा और सीधा खड़ा था। जोर से भरी आंखों के साथ वो एक गरिमापूर्ण और भव्य उपस्थिति के साथ शिवम को देखता रहा। उसके चेहरे की रूपरेखा को देखते हुए कहा जा सकता है कि वो व्यक्ति दिखने में शिवम से काफी मिलता जुलता लग रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप यहाँ खुद आकर मुझसे मिलने के बारे में सोचेंगे। आना तो बहुत देर की बात है, शिवम ने धीरे मुस्कान के साथ कहा। पिछली बार 10 साल पहले शिवम ने इस आदमी को देखा था जो और कोई नहीं बल्कि उसका पिता भावेश था, जिसे शिवम पहचान कर भी नहीं पहचानना चाहता था। मुझसे न मिलने का तुम्हारा कारण मैं समझता हूँ, लेकिन क्या तुम अपने पिता को एक बार पहचान ही चाहोगे? उनसे मिलना नहीं चाहते? भावेश ने पूछा। शिवम ने इन शब्दों की अपेक्षा कभी नहीं की थी। वो एक पल के लिए चुप रहा। पूरे शाह परिवार में उसके दादाजी ही तो एक ऐसे थे जिन्होंने हमेशा उसे अपनापन दिया। पूरे शाह परिवार में सिर्फ अपने दादाजी शिवम वर्धन शाह, जिनके नाम पर ही शिवम का नाम रखा गया था, उनका ही एक चेहरा उसे स्पष्ट रूप से आता। शिवम को सोचते हुए देख भावेश ने कहा, इस बारे में बात करने के लिए ये जगह सही नहीं, चलो कहीं और बैठकर हम कहते ही उसने कार के दरवाजे की तरफ इशारा किया और शिवम उसे देखता हुआ खड़ा रहा। बस कुछ ही देर बाद शिवम और भावेश दोनों शांग्रीला एरोस होटल में बैठे थे। बड़े से कॉन्फ्रेंस रूम में वो दोनों बस अकेले ही मौजूद थे और एक लंबी सी टेबल के दोनों तरफ आमने सामने बैठे वो एक दूसरे को देख रहे हैं। तुम्हारे दादाजी पिछले 2 साल से बिस्तर पर हैं, बहुत बीमार हैं। अपने बिगड़ते स्वास्थ्य के बावजूद वो बस एक ही जिद लेकर बैठ गए हैं कि केवल एक बार फिर तुमसे मिलना चाहते। वो बस चाहते हैं कि तुम वापिस आ जाओ। भावेश ने एकदम धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे चाचा की भी शादी हो चुकी है, लेकिन तुम्हारे ताऊ जी और चाचा जी के यहाँ केवल 2 बेटियां हैं। इस पीढ़ी में सिर्फ तुम ही बचे हो अब, जिसमें शाह खानदान का खून है। शाह खानदान का शिवम ने खुद को नीचा दिखाने के लिए बताया। तो आप चाहते हैं कि मैं परिवार की विरासत के लिए आपकी सौदेबाजी का हथियार बन जाऊं? तुम सच में भूले हो, भावेश ने ठंडे स्वर में कहा। उनके अलावा हमारे शाह परिवार का दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बड़ा पारिवारिक व्यवसाय है। परिवार के नियमों के अनुसार अगर परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है और तीसरी पीढ़ी को संभालने वाला कोई नहीं है, तो परिवार के मुखिया को दूसरे परिवार से बदल दिया जाएगा और उसी समय से शाह परिवार पर हमारी शाखा का शासन नहीं होगा। और इससे मुझे क्या लेना देना? शिवम ने शांति से पूछा। तुम्हारे दादाजी के बीमार पड़ने के बाद से ही पिछले कुछ वर्षों में तुम्हारे चाचा और ताऊजी पहले से ही परिवार की विरासत और सत्ता की हकदारी के लिए लड़ने की तैयारी में जुट चुके हैं, जिससे परिवार के भीतर एक जबरदस्ती का हंगामा हो रहा है। क्या तुम बस ऐसे ही हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहोगे और कुछ नहीं करोगे, जब वहां तुम्हारे दादाजी के देखते देखते उनका बनाया हुआ साम्राज्य धूल में उड़ने वाला है? भावेश ने निराशा भरी नजरों से पूछा। शिवम थोड़ा झुंझलाया और उसने उपहास भरी मुस्कान से भावेश की तरफ देखा। आखिरकार वो अपने पिता भावेश के वास्तविक स्वरूप को भली भांति जानता था। सत्ता के लिए वो दूसरों की भावनाओं की परवाह किए बिना वो सब कर सकते थे जो करना पड़े और जरूरी बन जाए। अगर उसके दादाजी को गंभीर बीमारी ना हुई होती तो शाह परिवार में भावेश की स्थिति कभी हिलती ही नहीं। और तो और दिल्ली के शाह परिवार का दूसरा उत्तराधिकारी होते हुए वो अपनी स्थिति को कैसे कम कर सकता है और शिवम से मिलने के लिए छतरपुर आ सकता है? शिवम, तुम खुद ही सोच कर देखो कि क्या तुम वाकई में इस छोटे से नारंग परिवार में रहना चाहते हो और जिंदगी भर इस तरह अपमानित होना चाहते हो? भावेश ने शिवम से कहा। इस बात से एक चीज तो साफ थी कि भावेश ने न सिर्फ शिवम का ठिकाना पता लगाया था, बल्कि उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल भी करवा ली थी। कल नारंग परिवार की शादी के दौरान तुम्हें इतना बड़ा अपमान सहना पड़ा, लेकिन तुमने प्रतिरोध लेने की ताकत नहीं है। भावेश ने कहा, क्या तुम उनसे बदला लेने की शक्ति नहीं चाहते? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हें वो रुतबा, वो शोहरत, वो ताकत मिल जाए कि तुम जब चाहो तब पूरे नारंग परिवार को अपने सामने पैरों पर घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दो? भावेश के ये कहते ही शिवम ने उसकी तरफ देखा और फिर एक गहरी सोच में डूब गया। क्या चल रहा है शिवम के अंदर? क्या वो आखिरकार भावेश का प्रस्ताव स्वीकार कर लेगा
और शाह मेंशन लौटेगा। क्या है तक्षक महल, और शिवम के अंदर शाह खानदान का खून होते हुए भी उसका संबंध उस तक्षक महल से कैसे है? क्या है ये विद्या और क्या करेगा शिवम अब अपनी शक्तियों के साथ? आगे की कहानी जानने के लिए